ट्रेनिंग शिक्षण है नंबर 1 एक क्रियात्मक प्रक्रिया इज एन एक्शन प्रोसेस जो कि नंबर 2 enhances the capabilities regarding knowledge, skill and attitude जो कि ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि संबंधी क्षमताओं की अभिवृद्धि करती है। तीन, संगठन की आवश्यकताओं के संबंध में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। चौथा, अल्प समय में इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 घटक हैं प्रशिक्षण के। ट्रेनिंग एक एक्शन प्रोसेस है जिसमें कि 3 चीजों में क्षमता संवर्धन होता है, ज्ञान में, कला में, परिज्ञान में, कौशल में और अभिवृद्धि में, एटीट्यूड में। इन तीनों में जो परिवर्तन करवाया जाता है वो परिवर्तन संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। ठीक है, संगठन को चाहिए कि आपको किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, किस प्रकार का कौशल चाहिए, किस प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। और ट्रेनिंग देने का उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये परिवर्तन कम समय में किया जाता है। ऐसा नहीं है यदि आप प्रशिक्षण नहीं देंगे तो कोई आदमी काम करना नहीं सीखेगा, कोई आदमी काम करना सीख ही जाएगा अगर हम उसे, ये है डिग्री ऑफ, ये है टाइम। खुद काम करते करते, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। करो और सीखो प्रणाली है ये। करो और सीखो प्रणाली मतलब हम आपको सिखाएंगे नहीं, आप अपने से सीख लीजिए। तो आप कोई काम करेंगे, फिर कुछ गलती करेंगे, नहीं बनेगा, तो फिर दोबारा करेंगे, किसी से पूछेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, कौशल में वृद्धि होगी, एटीट्यूड में वृद्धि होगी। लेकिन देखिए समय गुजरता जा रहा है और वृद्धि कम हो रही है, वृद्धि इतनी ही। और यदि प्रशिक्षण देते हैं तो इतने ही समय में इतनी वृद्धि हो जाती है, मतलब इतना डिफरेंस आता है जब आप काम करना सिखाएंगे तो। और जब वो अपने से सीखेगा तो बहुत लंबा समय लेगा, धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। इतना समय नहीं है हमारे पास, है ना, इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग हम लोगों ने कल भी देखा था
महंगा एक्शन प्रोसेस है। प्रशिक्षण देने का मतलब ये हुआ कि आप एक निश्चित समय तक किसी कर्मचारी को काम से अलग रखकर तनख्वाह देते हुए, कुछ और लोगों को तनख्वाह देते हुए, प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए, का जो भी आप सिस्टम डेवलप करेंगे उसमें भी खर्चा होगा, काम करना सिखा रहे हैं। ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई कर्मचारी बहुत जल्दी काम करना सीख जाए। फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, है ना। इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि बहुत जल्दी किसी कर्मचारी का क्षमता संवर्धन हो सके। ठीक है, तो उसके 4 घटक हैं। क्लियर? और प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। नियमित का है का मतलब एक बार हम ट्रेनिंग देकर के भूल नहीं जाते हैं। लगातार समय समय पर आपको अपने कर्मचारी को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, परिवर्तन हम जो कर रहे होते हैं वो इन 3 चीजों का होता है। ये आस्क, ASK, आस्क और ट्रेनिंग भी है। जैसे जैसे हम ऊपर की से नीचे की तरफ आएंगे, क्षमता संवर्धन उतना ही कठिन होता चला जाता है। सबसे सरल है ज्ञान में समृद्धि कर देना, ज्ञान का संवर्धन कर देना। सबसे कठिन है एटीट्यूड बदल देना, है ना। चंद्रग्रहण क्यों पड़ता है? अरे जीके का सवाल है, आपसे पूछा जाएगा चंद्रग्रहण क्यों पड़ता है? किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। दूसरे शब्दों में चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया है चंद्रग्रहण, और पृथ्वी की ये छाया साल के 365 दिन 24 घंटे इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। अच्छा थोड़ी है कि कई बार पड़ती है। मेरी छाया, इस बल्ब से मेरी छाया जब तक ये बल्ब जलेगा तब तक रहेगी। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक उसकी छाया रहेगी। अब ये किस्मत की बात है कि आपके ऊपर पड़ी, कि आपके ऊपर पड़ी, कि आपके ऊपर पड़ी, है ना। कहीं ना कहीं तो पड़ी रही। ये कोई बहुत बड़ी घटना थोड़ी है। ये तो आप जानते ना हैं। कौन सी क्लास में पढ़िए थे? 4वीं 5वीं में पढ़िए थे आप, है ना। कि वो पृथ्वी की छाया है और कुछ नहीं है। लेकिन जब चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है तब खाना नहीं है। चंद्रग्रहण के बाद तुरंत नहा लेना है। उस समय तक मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, पूजा नहीं करनी है, फिर ग्रहण का दान देना है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ये भी करते हैं। ये बदल गया है आपका, ये नहीं, ये बदला हुआ है, ये नहीं बदला। ये बहुत सरल है बदलना, ये बहुत कठिन है बदलना। नई नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो सीधे कहाँ पहुंचते हैं? चिरौला नाथ। और फिर उस मोटरसाइकिल में टीका लगवाते हैं। स्कूटर हुई तो स्वास्तिक बनवाते हैं, शुभ और लाभ लिखवाते हैं। फिर माला पहनाते हैं स्कूटर को। फिर पंडित जी से उसकी पूजा करवाते हैं। हनुमान जी आपके पीछे रहते हैं। वो जो वहां के इष्ट देव हैं चिरौलानाथ जी के, वो आपकी पीठ के पीछे रहते हैं। आपके सामने आपकी गाड़ी रहती है ना। उसी की आप पूजा कर रहे होते हैं, उसी को भगवान मान के। और जब पूजा खत्म हो जाती है तो तत्काल आपका ज्ञान जागृत होता है। 2 लाख मारते हैं उसको, किक मारते हैं और उसके ऊपर चढ़ बैठते। अभी अभी आपने उसकी भगवान मान के पूजा की, अभी अभी, है ना। This is the continuous tussle between knowledge and attitude. नॉलेज बदल जाता है,
अपग्रेड होता है, एटीट्यूड नहीं बदलता। ठीक है। और इसीलिए जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को तो उल्टा नहीं कर सकते, ये ऐसे ही संगठन के हायर लेवल पे ज्ञान की आवश्यकता कम है, स्किल की आवश्यकता कम है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है एटीट्यूड की। एटीट्यूड कैसे? अब आप इनको याद कीजिए, याद है कौन है ये? एक्स वाले में पॉजिटिव रहता है, वाले में नेगेटिव भी। ये किसका है? मैंने आपको बताया था कि गिने चुने विद्वान हैं जो आपकी परीक्षा में नाम से पूछे जाते हैं, उसमें से एक ये भी है। आपकी परीक्षा में नाम से पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा नाम से पूछा जाने वाला विद्वान कौन है? ग्राइकुनाथ, दूसरे नंबर पर। कभी नहीं पूछा गया साइंस। कौन पूछा गया है? दूसरे नंबर वाला मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पूछा। जिसने ये दिया, एल्गेरिस ने ये दिया। डगलस मैकग्रेगर, थियरी एक्स एंड थियरी वाई पढ़े हैं? घर में नहीं पढ़ते कुछ, हमें पढ़ाए माथे पास हुई है। मेरे पढ़ाने में पास हो गए, बाहर में पढ़ना पड़ेगा, है ना? आपने तो पढ़ाई नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हीं को नहीं आता। डगलस मैकग्रेगर नाम से पूछा जाता है, किसका है एक्स और वाई, एक्स का मतलब क्या है और वाई का मतलब क्या है। मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, अकाउंटेंसी वैसे ही नहीं बननी है, बननी है, पढ़ लीजिए घर में जाकर के, पढ़ाया हुआ है। एक्स और वाई, डगलस मैकग्रेगर ने कहा, प्रबंधकों की अपने अधीनस्थों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में मान्यताएं हैं। दीज आर मैनेजरियल असम्पशंस। थ्योरी एक्स की सोच रखने वाला मैनेजर मानता है कि उसका सबऑर्डिनेट नालायक है, गधा है, कुछ नहीं काम करता, न करना जानता है, इसलिए उसको डायरेक्ट सुपरविजन करना है, छोटी छोटी बातें देखना है, हड़काए चमकाए रखना है। थ्योरी एक्स की मान्यता वाला मैनेजर ऐसा मानता है कि उसका सबऑर्डिनेट सेल्फ कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन्ड है, वो काम करना चाहता है, अपना कौशल का विकास स्वतः करता है। थ्योरी वाई सकारात्मक सोच है, थ्योरी एक्स नकारात्मक सोच है। ठीक है। और क्रिस एल्गेरिस ने कहा कि थ्योरी एक्स की मान्यता रखने वाला मैनेजर जो व्यवहार करता है वो है बिहेवियर पैटर्न ए, और थ्योरी वाई के अनुरूप जो व्यवहार है वो है बिहेवियर पैटर्न बी। तो थ्योरी एक्स से थ्योरी वाई में मैनेजर जाएगा कब? जब एटीट्यूड में चेंज होगा, उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करना होगा, जो कि बहुत कठिन काम है। संभव है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से आप न डरें, जानते हुए कि छाया है और कुछ नहीं, छाया से डरते हैं। ज्ञान अभिवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता था, अभिवृत्ति में परिवर्तन बहुत कठिन काम है, और ये आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। Until and unless you convince yourself that you are wrong, आप अपने आप को यकीन दिलाइए कि आप गलत थे, तब आप जाकर के सही रास्ता पकड़ पाएंगे। ठीक है। तो कठिनाई हो गया, जैसा भी होगा, कठिनाई कुल मिलाए सबसे ज्यादा एटीट्यूड परिवर्तन में होती है।
इन्हीं चीजों को परिवर्तित करने के लिए हम प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। We have discussed earlier there is difference between training and development. मानव संसाधन विकास स्वयं के द्वारा ASK में परिवर्तन, धन सिखाया गया, ट्रेनिंग इज इक्वल टू HRD। कल देखे थे ना, कल देख लिए थे ना इस बुद्ध को, कि कल वाला भी भूल गए। कल वाला याद है? बढ़िया है। एक दिन 24 घंटा तो याद रहता है ना? 24 घंटा के बाद धीरे धीरे करके मिटना चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है। ट्रेनिंग को अलग अलग आधारों पर कई वर्गों में विभाजित किया गया है ना। तो ट्रेनिंग का सबसे आधारभूत वर्गीकरण है अनौपचारिक प्रशिक्षण और औपचारिक प्रशिक्षण, इनफॉर्मल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। Informal training is not actually training. अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण है ही नहीं। कोई भी नया कर्मचारी या पुराना कर्मचारी, नए के साथ ज्यादा और पुराने के साथ कम ऐसा होता है, संगठन में काम करते करते अपने वरिष्ठों से जो कुछ भी सीखता है या उसके वरिष्ठ अधिकारी, उसके सहकर्मी लोग उसे समय समय पर जो सिखाते रहते हैं, वो अनौपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर दिया नहीं जाता, इट इज नॉट इम्पार्टेड फॉर्मली। औपचारिक रूप से नहीं दिया जाता। एक नया मैनेजर हो, एक नया कर्मचारी हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने सीनियर से, अपने सहभागियों से जो पूछता है और उससे जो मार्गदर्शन मिलता जाता है, वही अनौपचारिक प्रशिक्षण है। ठीक है। औपचारिक प्रशिक्षण वो है जो प्रशिक्षण के नाम पर औपचारिक रूप से दिया जाता है। फॉर्मल ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग विच इज इम्पार्टेड फॉर्मली इन द नेम ऑफ ट्रेनिंग। चलो, आज तुम्हारा प्रशिक्षण है ना, तब हम कहेंगे कि ये फॉर्मल ट्रेनिंग। हम जितनी भी ट्रेनिंग की बात करेंगे वो सब फॉर्मल ट्रेनिंग ही होगी। ट्रेनिंग का अगला वर्गीकरण है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण और प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण और प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, प्री एंट्री एंड पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। Pre-entry training and post-entry training. Post-entry training से नाम से मिलता जुलता एक और प्रशिक्षण है सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग से मिलता जुलता है इन सर्विस ट्रेनिंग।
पर दोनों एक नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऐसा लगता है कि प्रवेशोत्तर का मतलब सेवा में प्रवेश के बाद, मतलब सेवा के दौरान, मतलब सेवा काल में। तो लगता है कि पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग इज एक्चुअली इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग को ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। अंग्रेजी में याद करेंगे आप इसको, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। जहाज में सवार होने के पश्चात, जहाज संगठन है ना, तो संगठन की सेवा में आ गए मतलब जहाज में सवार हो गए। अब जो सेवा काल में प्रशिक्षण मिलेगा वो सवारी के दौरान का प्रशिक्षण कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में वो पूरी संभावना है कि आपके पेपर में पूछे कि सवारी के दौरान प्रशिक्षण कब दिया जाता है। तो आप परेशान न हो जाइएगा कि मोटरसाइकिल की सवारी में कौन सी सवारी का प्रशिक्षण। दिस इज ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, ये इन सर्विस ट्रेनिंग। प्री एंट्री ट्रेनिंग आमतौर पर विशेषज्ञता या विशिष्ट कौशल से युक्त कार्यों की ट्रेनिंग, विशिष्ट कौशल से युक्त कार्यों की ट्रेनिंग व्यक्ति को सेवा में प्रवेश के पूर्व प्राप्त करनी होती है और इसी के आधार पर उसे नियोजित किया जाता है। प्री एंट्री ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद स्पेशलिस्ट एंड टेक्निकल जॉब्स, specialist and technical jobs which are imparted या given before the employment, and this training is the basis or basic qualification for the employment, basis or the basic qualification for the employment। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ITI वाले टेक्नीशियन, आप किसी व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करने के बाद इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं देते हो। आप अपने यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट में किसी व्यक्ति को इसी आधार पर भर्ती ही किया जाएगा इंजीनियर के पद पर कि उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, वो पहले से लेकर के आता है ना। और किसी अस्पताल में किसी को डॉक्टरी में तब रखा जाता है जब वो MBBS MD MS किए हुए, नहीं किए होगा तो उसको नहीं रखा जाएगा, है ना। इसी तरह ITI वाले अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग कर लेते हैं, सीखे रहते हैं, उसके आधार पर कारखानों में उनको काम पर रखा जाता है। ठीक है, काम पे रखे जाने के बाद उनको नहीं सिखाया जाता। हमेशा टेक्निकल और स्पेशलिस्ट जॉब्स में यही होता है, आप सीखे हुए होंगे, बनता होगा तो आपको काम पे रखेंगे। नॉन टेक्निकल जॉब्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देता है, टेक्निकल और स्पेशलिस्ट मामलों में ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग न देता है, न देने की औकात रखता है। अब अल्ट्राटेक वाला एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, फिर पहले इंजीनियर भर्ती करे, फिर उनको 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाए, तब उसको काम पर दे, तब तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का धंधा चालू कर देगा, काहे को सीमेंट बनाएगा, है ना। अगली बात समझे आपको, प्री एंट्री ट्रेनिंग, ठीक है। और पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग है जो सेवा में प्रवेश के पश्चात दी जाती है। ठीक है, अब सेवा में प्रवेश के पश्चात तुरंत जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो है, पहला उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग।
उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। उन्मुखीकरण प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को उसके कार्य के पर्यावरण और उसकी मूल अवधारणाओं के संबंध में उन्मुख करने हेतु दिया जाता है। Is imparted to introduce a new entrant to the work environment and the basic concepts of the job। इसमें संगठन के आधारभूत मूल्यों की जानकारी भी सम्मिलित है। It also includes basic values of the organization। And it is not related with the actual duty of the entrant। यह कार्मिक के वास्तविक कर्तव्य से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं होती। यह संगठन के मध्यम और उच्च स्तरीय सदस्यों के लिए है। ये संगठन के निम्न स्तरीय सदस्यों के लिए नहीं होती। निम्न स्तर पर आपका मजदूर है, लिपिक है, फोरमैन है, इनका उन्मुखीकरण प्रशिक्षण नहीं होता है। उनका होता है जिनके लिए जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक वैल्यूज होती हैं, आधारभूत मूल्य होते हैं। जैसे एक दवाई बनाने की कंपनी है कैडिला। कैडिला का नाम सुने? एक गर्भ निरोधक पिल आती है आई पिल, सुने होंगे आप? सुने? आई पिल बनाना कैडिला ने शुरू किया। कैडिला के मालिक मुस्लिम हैं। आई पिल बना जब बेचना उन्होंने शुरू किया तब उन्हें समझ में आया कि ये इस्लाम के मूल्यों के विरुद्ध है गर्भ निरोधक। और तब फिर उन्होंने आईपीएल बनाना बंद कर दिया और ये ब्रांड उन्होंने बेच दिया। आईपीएल अभी भी मार्केट में मिलती है और अब कैडिला नहीं बनाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह बेसिक वैल्यूज होते हैं। टाटा का कुछ अलग वैल्यू है और अंबानी का कुछ अलग वैल्यू है। उन संगठनों में काम करने के लिए आपको उन आधारभूत मूल्यों को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं मूल्यों के अनुरूप आपको निर्णय लेना है। ध्यान रहे, ये मध्यम और उच्च स्तरीय लोगों के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण जो निर्णय ले रहे होते हैं, है ना। इसके अलावा कार्य का पर्यावरण एनवायरमेंट, किस पर्यावरण में आपको काम करना है, किन लोगों के बीच में काम करना है। उन्मुखीकरण प्रशिक्षण में संगठन के आधारभूत कार्यों को बताया जाता है, सिखाया नहीं जाता। आपको आपका काम सिखाया नहीं जाता। ये फर्स्ट ट्रेनिंग है जो किसी भी न्यू एंट्रेंट को दी जाती है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और गांव कैसा होता है, ये हम किसी अधिकारी को बताएं तो ये उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। आगे बात समझ में क्या? जैसे सरकार की नौकरी में ग्रामीण गांव में काम करने वाले आदमी को ले जाइए तो पहले ये मानते हुए कि आदमी शहर से भी आ सकता है और गांव से भी आ सकता है, और शहर से तो आने वाले आदमी को गांव के बारे में कुछ नहीं पता, न गांव की संस्कृति, न खेती, न किसानी, कुछ भी नहीं पता है, और यही उसको करना है। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में गांव के बारे में आपको परिचित कराया गया, खेती के बारे में आपको परिचित कराया गया। आप काम क्या करोगे ये डिफरेंट मैटर है, और जिस परिवेश में काम करोगे उस परिवेश से आपको परिचित कराया गया। ये उन्मुखीकरण। ठीक है, आ गया है समझ में? तो बहुत बढ़िया। नहीं, तीन चीजें हैं। काम नहीं सिखाया
कार्य के पर्यावरण, आधारभूत अवधारणाएं और मूल्यों से परिचित करेगा। क्लियर है? जाहिर है ये ट्रेनिंग छोटी सी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि आपके कार्य से संबंधित पूरी तरह से प्रत्यक्षतः नहीं। दूसरी है आधारभूत प्रशिक्षण, फाउंडेशन ट्रेनिंग। आधारभूत प्रशिक्षण कार्य की आधारभूत अवधारणाओं से संबंधित होता है, इज रिलेटेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द जॉब। और ये कई विभागों के अधिकारियों को एक साथ दिया जा सकता है। कई विभाग के अधिकारियों को एक साथ दिया जा सकता है। कॉमन कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। और अगला भी लिख लीजिए पहले, इंडक्शन ट्रेनिंग। ये सारी पोस्ट एंट्री चल रही है ना? ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रशिक्षण नहीं दिए जाते। ये प्रशिक्षण उनको ही दिए जाते हैं जिनको दिया जाना जरूरी है। जब आप पटवारी बनेंगे तो आपको कोई प्रशिक्षण इनमें से न मिलने वाला, ये वाला मिलेगा, क्योंकि यही बस आपके लिए जरूरी है। आपको जो कर्तव्य और दायित्व है उनसे रिलेटेड न दिया जाएगा। जब डिप्टी कलेक्टर भर्ती करेंगे तो उनको तीनों देंगे, जब आईएएस भर्ती करेंगे तो तीनों देंगे, ठीक है। लेकिन पटवारी जब भर्ती करेंगे तो यही बस देंगे। ये बाकी ट्रेनिंग जो है ये मध्यम और उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जब आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने बैठते हो तो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, केवल खसरा और खतौनी के बारे में नहीं होना चाहिए। आ रही बात आपको समझ में ना? इसलिए उनको पहले ओरिएंटेशन फिर फाउंडेशन ट्रेनिंग दी। फाउंडेशन ट्रेनिंग में हमने एक्चुअली सिर्फ आपका काम नहीं सिखाया है, फाउंडेशन ट्रेनिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बेसिक काम सिखाया है, जिनमें से ज्यादातर हो सकता है आपको करना ही ना पड़ेगा, है ना? पर हमने पूरे काम सिखाए हैं आपको, परिचय कराया आपको हल्का हल्का कि मैनेजमेंट में ये होता है, पर्सनल में ये होता है, प्रोडक्शन में ये होता है। मान के चलिए कि आप अल्ट्राटेक में भर्ती हुए हो, है ना? क्योंकि आप जब निर्णय लेने बैठोगे, चाहे पर्सनल संभाल रहे हो, चाहे फाइनेंस संभाल रहे हो, आप निर्णय फाइनेंस के लिए नहीं ले रहे होगे, आप निर्णय अल्ट्राटेक कंपनी के लिए ले रहे हो। तो आपको पूरे कंपनी की सभी शाखाओं के हितों के बारे में सोच करके एक डिसीजन लेना है ना? क्योंकि अंततः तो कंपनी को लाभ देना है ना, आपको अपना केवल विभाग थोड़ी देखना। लेकिन नीचे जो मजदूर काम कर रहा है उसको केवल गिट्टी तोड़ना है, उसका काम केवल पैकिंग करना है, उसका काम केवल ट्रक में बोरी लादने का। तुम अपने काम से मतलब रखो, उसको उतना ही सिखाते हैं, लेकिन ऊपर वाले को सब सिखाते हैं, ठीक है? मतलब इनके कार्य का विस्तार ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है, और इसका लोड। ठीक है? यहां ज्ञान का विस्तार नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे कम होता जा रहा है। इसमें मूल्यों से परिचित कराए, इसमें संगठन के सभी और हमारे पर्यावरण से परिचित कराए।
इसमें संगठन के सभी शाखाओं के काम थोड़ा थोड़ा बताया। और इंडक्शन ट्रेनिंग, आगम प्रशिक्षण में, आगम प्रशिक्षण किसी भी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के संबंध में प्रदान किया जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद द एक्चुअल जॉब ऑफ द एम्प्लॉय। वास्तविक कर्तव्य से संबंधित होता है। तो हम आपको सिखाते हैं कि नक्शा कैसे बनाया जाता है, नक्शा में कैसे तरमीम किया जाता है, कैसे संशोधन किया जाता है, कैसे नापा जाता है, खसरा कैसे बनाते हैं, खतौनी कैसे बनाते हैं, ये इंडक्शन ट्रेनिंग बताएंगे। ठीक है, जिसका संबंध सीधे आपके कर्तव्य से होगा। ये हमने आपको रिफ्रेशर में बताई, ना ओरिएंटेशन में बताएंगे ना फाउंडेशन में बताएंगे। आपको पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग समझ में आ गई? आ गई? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग से ही या फाउंडेशन ट्रेनिंग से ही मिलती जुलती एक ट्रेनिंग है सर्कुलर ट्रेनिंग, वृत्तीय प्रशिक्षण। सर्कुलर ट्रेनिंग या वित्तीय प्रशिक्षण एक संगठन के विभिन्न विभागों की, एक संगठन के विभिन्न विभागों के कार्यों की कार्य पर प्रशिक्षण, सर्कुलर ट्रेनिंग। सर्कुलर ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद द different department or divisions of the organization, different department or divisions of the organization, and it is on the job training. कार्य पर प्रशिक्षण। जैसे अल्ट्राटेक में हमने किसी को डायरेक्टर फाइनेंस के रूप में अपॉइंट किया, लेकिन पहले हमने उससे कहा कि ऐसा करो कि तुम 15 दिन प्रोडक्शन विंग में काम करो, वहां देखो काम कैसे होता है, फिर 15 दिन सिक्योरिटी का काम देखो, फिर 15 दिन सेल्स का काम देखो, फिर 15 दिन ह्यूमन रिसोर्स का काम देख करके आओ, और फिर अपना काम देखो। मतलब हमने परिचित नहीं कराया, हमने फाउंडेशन कोर्स में भी यही कराया था, अगर आपको याद आ रहा हो, यही कराया था ना। लेकिन फाउंडेशन कोर्स में हमने आपको परिचित कराया था, बताया था, एक लेक्चर हॉल में बैठ करके आपको बताया था कि फाइनेंस का ये काम होता है, एचआर का ये काम होता है, प्रोडक्शन का ये काम होता है। और सर्कुलर ट्रेनिंग में हम आपको वहां काम पर भेज देते हैं कि जाओ काम करके देखो। ठीक है, सरकार में ये ट्रेनिंग डिप्टी कलेक्टरों और आईएएस अधिकारियों की ज्यादा होती है। आईएएस ऑफिसर को सर्कुलर ट्रेनिंग दी जाती है जब वो मसूरी से प्रशिक्षण लेकर के आता है जिले में प्रशिक्षण लेने के लिए, तब हम उसको 15 दिन के लिए एक पटवारी, हल्के का पटवारी बना देते हैं। जाओ तुम आज से पटवारी, 15 दिन तुम जाओ, गांव में रहो, देखो पटवारी काम क्या करता है, नाप करना सीखो, खसरा लिखना सीखो, नक्शा तरमीम करना सीखो। फिर उसको हम तहसील में बैठा देते हैं, जाओ तुम तहसीलदार का काम करो। तहसील में अलग अलग बाबुओं का काम कराते हैं कि एक हफ्ता तुम पेशकार का काम करो, एक हफ्ता वासिल बाकी नवीस का काम करो, एक हफ्ता माल जमादार का काम करो कि चपरासियों की कैसे ड्यूटी लगानी है, कैसे संबंध तामीली होती है, उसको कैसे तहसीलदार के पास रिपोर्ट करते हैं, ये सब सीखो। फिर भेज देते हैं सिंचाई विभाग में कि वहां जाकर के देखो कि सिंचाई विभाग में इंजीनियर कैसे काम करता है। वहां ई को कह देते हैं कि इसको रगड़ के सिखाओ, तो ई साहब उसको इंजीनियरिंग सिखाते हैं 15 दिन।
फिर खाद्य विभाग में बैठा देते हैं। तो फूड डिपार्टमेंट कैसे काम करता है ये देखते हैं। ऐसे रगड़ के उसको जिले के जितने विभाग होते हैं सब में 15-15 दिन के लिए बैठाते हैं, क्योंकि फाइनली उसको जिले के सभी विभागों पर नियंत्रण करना है ना, सबके बीच समन्वय करना है ना। तो सब विभागों का काम अंदर से देखे रहेगा तब ना उसको समझ में आएगा। ये सर्कुलर ट्रेनिंग। आगे बात हमने सर्कुलर ट्रेनिंग क्या होती है। जो फाउंडेशन में आपने थोड़ा थोड़ा लेक्चर हॉल में बताया था, सर्कुलर ट्रेनिंग में आपने उसको वास्तव में भेज दिया काम पे कि जाओ काम करके सीखो। ठीक है, ये इतनी पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग्स हैं। मतलब ये जैसे ही आप प्रवेश किए ना, वैसे ही इतने सारी सूचियां आपको लगा दी गई, 4 ठे दाहिने हाथ में, 4 ठे बाएं हाथ, एक एक क्रम से। अब आप फिट हो गए नौकरी करने के लिए, लेकिन आप कितने दिन तक फिट रहोगे? समय बदल रहा, पर्यावरण बदल रहा, अर्थव्यवस्था बदल रही, राजनीतिक व्यवस्था बदल रही, प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो रही, बाजार की डिमांड बदल रही, बहुत तेजी के साथ एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। एनवायरमेंट इज डायनेमिक, बहुत तेजी के साथ बदलता है। और आप जिंदा तब रह पाओगे जब आप अपने आप को एनवायरमेंट से एक कदम आगे रखोगे। साथ साथ चलोगे तब तो वहीं न खड़े रह गए। डेवलपमेंट तो आपका तब होगा जब आपका परिवर्तन एक कदम आगे होगा, तब नहीं जब आप बाजार की मांग की पूर्ति कर पाओगे, तब जब आप बाजार में मांग जनरेट कर पाओगे, क्रिएट द डिमांड एंड देन सप्लाई, है ना। मोबाइल आपके डिमांड की पूर्ति पर आया था, अगर ना आया होता तो आप जानते हैं कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है? नहीं, किसी ने आविष्कार किया और उसने इसकी डिमांड पैदा की, और आज की तारीख में वो जिंदा तभी रहेगा जब वो मोबाइल से अगले जनरेशन में जा रहा होगा। जब तक आपकी मोबाइल में 4G आएगा तब तक आधी दुनिया 5G यूज कर रही होगी, है ना। और जिएगा वो जो 6G बना रहा होगा। विकास तो उसका होगा जो 6G पर काम कर रहा होगा। ऐसा ही है ना, यही आपके साथ है। समय के साथ आपका ज्ञान ऑब्सोलीट होता जाएगा, और इसलिए आपको निरंतर अपना ज्ञान अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जो अपने से कर लोगे दैट विल बी सेल्फ डेवलपमेंट, वो स्व विकास है। और संगठन भी आपको बीच बीच में कुछ न कुछ अपग्रेडेशन कराएगा। दैट इज इन सर्विस ट्रेनिंग, वो सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण हमेशा कार्य से संबंधित होगा। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड डायरेक्टली विद द जॉब। आपने देखा, प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण जो हुए थे वो आपके सेवा से प्रत्यक्षतः संबंधित सारे नहीं थे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में आपको काम नहीं सिखाए, फाउंडेशन ट्रेनिंग में आपको काम नहीं सिखाए, सर्कुलर ट्रेनिंग में आपको वहां काम करने के लिए भेजे थे जो काम आपको करना ही नहीं है। आप सिंचाई विभाग में इंजीनियर थोड़ी हो, आप थाने के दरोगा थोड़ी बने हो, और हम आपने 1 महीना थाने में बैठा देते हैं IAS अधिकारी को। 1 महीना जाओ देखो कि थाने में काम कैसे होता है, क्योंकि फाइनली तुमको लॉ एंड ऑर्डर एक दिन संभालना, ठीक है। हमने केवल इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको आपका काम समझाया था, इंडक्शन ट्रेनिंग। बाकी 3 ट्रेनिंग्स में जो ट्रेनिंग हमने आपको दी वो एक्चुअली आपके जॉब से संबंधित नहीं थी, जनरल नॉलेज था वो काम का। अब इन सर्विस ट्रेनिंग आपकी आपके काम से ही संबंधित होगी, वो दाहिने बाएं नहीं जा सकती। आप जितना इंट्रोडक्शन देना था दे लिए, अब आपको आपके काम से संबंधित, ठीक है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग में है पहली रिफ्रेशर ट्रेनिंग, पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
समय समय पर कार्मिकों को उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज गिवन टू अपग्रेड द नॉलेज एंड स्किल of the employees, knowledge and skill of the employees, ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। कोरोना महामारी ने दुनिया को कुछ नुकसान तो किया ही, लेकिन ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। कम से कम ट्रेनिंग और मीटिंग दो चीजों में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पहले ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुलाते थे, नहीं बुलाते थे तो किसी एक जगह को टेम्परेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके क्लास में बैठा करके पढ़ाते थे। लोगों को मूव करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, है ना, डीजल पेट्रोल खर्चा होता था, लंच वंच कराना पड़ता था, बाकायदा खर्चा होता था। आजकल कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है 3 बजे से जूम पर ट्रेनिंग है, जूम है, गूगल मीट है, पता नहीं कौन कौन से है ना, बैठे बैठे। और अच्छा ये है कि घर में पौड़े पौड़े ट्रेनिंग ज्वाइन गए हैं, अटेंडेंस लगी है, सुनत नहीं लाते। चल, और जब आपका नाम बुलाया गया कि हाँ आप बताइए आप बताइए, तो आप सुन ही नहीं रहे तो कहाँ से? तो बाद में जब पूछा जाएगा तो कहेंगे नेटवर्क कमजोर रहा है। नेटवर्क साहब आपको कभी भी मदद करने के लिए तैयार होता है, कमजोर हो के, मजबूत हो के नहीं, कमजोर हो के आपकी बहुत मदद करता है। सुनाते नहीं रहा, नेटवर्क बहुत कमजोर है। चलें, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग समझ गया ना? कुछ भी नई चीज आई ऑर्गेनाइजेशन में, हमने आपको उसके बारे में अपग्रेड कर दिया, दैट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। और एक होता है पुनर्प्रशिक्षण, रीट्रेनिंग। लिखा है पुनर्प्रशिक्षण। पुनर्प्रशिक्षण का मतलब हुआ कि एक बार हम आपको ट्रेनिंग दिए थे, एक बार दिए थे, फिर से दे रहे। जब किसी भी कार्य से संबंधित कोई प्रौद्योगिकी या प्रक्रिया पूर्णतया परिवर्तित हो जाए, कोई टेक्निक, कोई विधि, कोई प्रक्रिया जो पूर्णतया परिवर्तित हो जाए, या आपसे बिल्कुल नई प्रकृति का हमको कार्य लेना हो, जो आपके पुराने कार्य से बिल्कुल भी संबंधित न हो, तब हमें आपको फिर से शून्य से प्रशिक्षण देना होगा। इट विल बी कॉल्ड रीट्रेनिंग, कि हम पेपरलेस गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे, ई गवर्नेंस, पेपरलेस प्रशासन चलेगा। तो वही बाबू, वही कर्मचारी जो उसी काम को फाइल में लिख लिख के घिस घिस के एक किसी ढंग से कर रहा था, अब उसको उसी काम को हम उसको नौकरी से तो निकाल ही देंगे कि नए तरीके से काम करना है तो तुम्हारी चले छुट्टी, नहीं निकालेंगे। उसी को नए सिरे से बिल्कुल काम करना सिखाएंगे और कहेंगे पुराना वाला तरीका भूल जा, अब वो हमें नहीं करेगा, ये हमें करेगा। अभी बस समझे, तो वील हैव टू इम्पार्ट, पूरी की पूरी रीट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमको फ्रॉम जीरो। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में
पुराने वाले ज्ञान में हमको कुछ नया जोड़ना था, कुछ नई टेक्निक, कुछ नया तरीका, कोई नया प्रोसीजर आया तो उसको जोड़ना था, है ना। रीट्रेनिंग में पुराने वाले को भूला करके नए सिरे से तो पुराना फिर नहीं करना, ठीक है। या हम आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्टर रखे हुए थे एंड वी थॉट कि हम आपको अगर प्रोडक्शन में रखेंगे तो आपका काम ज्यादा अच्छा होगा, तो हमने आपको फाइनेंस से उठा करके प्रोडक्शन में रख दिया, या आपको प्रमोशन करके किसी नए जगह पे बैठा दिया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही रहता नहीं, तो हम आपको फिर से नए सिरे से हमको आपको ट्रेन करना पड़ेगा नए काम के बारे में, ठीक है। तो रिफ्रेशर और डी ट्रेनिंग दोनों इन सर्विस ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग में पुराने वाले काम में थोड़ा सा एडिशन करके, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल चेंज, कुछ नया जोड़ दिया था हमने, है ना। और रीट्रेनिंग में बिल्कुल नए सिरे से पूरा काम सिखाया जाता है। दोनों सेवाकालीन प्रशिक्षण है, इन सर्विस ट्रेनिंग है। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, घूम फिर लीजिए फिर बताइए। दिक्कत तो वैसे भी आप लोगों को नहीं होती है ना, बहुत होशियार हो गए आप लोग, तुरंत सब सीख जाते हैं। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं ना, कहाँ समय बर्बाद करें। रॉजर, स्किल ट्रेनिंग। ये तकनीकी कामों के संबंध में दी जाती है और इसका संबंध कार्य की विधि से होता है। कौशल प्रशिक्षण हिंदी में कहेंगे, स्किल ट्रेनिंग या कौशल प्रशिक्षण। स्किल ट्रेनिंग या कौशल प्रशिक्षण तकनीकी कार्यों से संबंधित होती है, टेक्निकल वर्क से संबंधित होती है, सामान्य तौर पर जिनमें मशीन या टूल्स का उपयोग किया जाए, औजारों का उपयोग किया जाए। टेक्निकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मशीन्स और टूल्स। तो इसे स्किल ट्रेनिंग है। ठीक है, जैसे मजदूर को छह नहीं तोड़ना, वेल्डिंग करना, कोई भी मशीन चलाना, ठीक है। कौशल, भारत सरकार का अभियान ही चल रहा है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। और एक होता है सॉफ्ट स्किल। व्यापक डेफिनेटली इसको मुलायम कौशल ट्रांसलेट करेगा। ऐसा काम जिसमें कौशल की आवश्यकता तो हो लेकिन मशीन और उपकरणों की जरूरत ना हो, वो मुलायम कौशल है। मतलब जिसमें हथौड़ा है, छेनी है, पेचकस है, प्लास है, तो वो कठोर कौशल है ना। और जिसमें ये सारी चीजें नहीं है वो मुलायम कौशल, सॉफ्ट स्किल। यही लीजिए क्या, ये भी मैं बताने वाला। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, संचार से संबंधित, अंतर वैयक्तिक संबंधों से संबंधित, इंटरपर्सनल रिलेशंस से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, होती है। आपको बोलने की कला, आपको कविता गाना, गाना गाना, ये सब चीजें जो सिखाई जाए तो ये सॉफ्ट स्किल कहलाती है ना। हथौड़ा पीटना स्किल कहलाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है।